डेट है आज 9 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है शेरपा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली जो फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के पहले, अमिताभ कांत जी रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं अब तो ये। इन्हीं को ही G20 के लिए नया शेरपा बनाया गया है। अभी तक हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी शेरपा होते थे G20 के, लेकिन अब अमिताभ कांत जी रहेंगे। G20 आप सब लोग जानते हो क्या है। ये 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर हैं, इसलिए इसको G20 बोलते हैं। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है। जिस भी कंट्री के पास एक प्रेसिडेंसी होती है इस G20 की ग्रुप की, वही कंट्री इसकी मीटिंग वगैरह यानी कि अरेंज कराता है। तो अभी इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। और एक हर एक कंट्री देखो अपने देश से लीडर को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे ग्रुप के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। उस ऑफिसर को ही शेरपा बोलते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये शेरपा टर्म कहाँ से आई, इसके बारे में जानेंगे, और क्या काम होते हैं इसके बारे में जानेंगे। फुल टाइम देखो शेरपा रिक्वायर होता है जब मीटिंग वगैरह अरेंज करानी होती है किसी ग्रुप की। तो अभी ये शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत जी, ये हैं अमिताभ कांत। जो शेरपा हैं ये देखो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो भी कंट्री होते हैं लीडर, जो भी मान लो जैसे G20 के जितने कंट्री मेंबर हैं, अब उनके लीडर हैं, जैसे हमारे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये शेरपा। G8 के लिए, G20 के लिए, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए शेरपा वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये G20 के लिए शेरपा अपॉइंट किए गए हैं। इनका काम क्या होता है, टास्क क्या होती है शेरपा का। इनका काम होता है कि समिट की जो भी प्लानिंग होती है उसमें इंगेज करना, नेगोशिएशन समझौता करवाना। जो भी समिट ने मीटिंग हुआ है, G20 की जैसे मीटिंग होगी, जो भी डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना, इसका काम होता है। पॉलिटिकल लेवल पे कंसेंसस करना, पार्टिसिपेट करना। जैसे मान लो समिट होने वाला है, G20 की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले कोई कंसल्टेशन होनी है मेंबर ग्रुप के साथ, तो ये शेरपा आते हैं लीडर की जगह पे। जैसे प्राइम मिनिस्टर तो पार्टिसिपेट करेंगे, G20 की मीटिंग होगी, जैसे हमारी तरफ से कोई लीडर जाएगा तो उस लीडर का ये रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे शेरपा। इनको जो शेरपा है कौन, मतलब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन किसको अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी देखो कैरियर डिप्लोमेट हो सकता है। डिप्लोमेट का मतलब कोई आईएफएस ऑफिसर रहा हो, या सीनियर गवर्नमेंटल ऑफिसर रहा हो, कोई भी ऑफिसर रहा हो गवर्नमेंट का, सीनियर गवर्नमेंटल ऑफिसर, तो उस ऑफिशियल को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए शेरपा। जो ये टर्म है शेरपा, ये नेपाल से निकल के आई है, क्योंकि नेपाल में क्या होता है, हिमालयाज़ में, हिमालय की पहाड़ी में जो माउंटेनियर होते हैं, जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको गाइड करने के लिए जो लोग होते हैं, उन गाइड को माउंटेन में चढ़ने के लिए जो गाइड होता है, वो गाइड जो मार्गदर्शक है, उस गाइड को बोलते हैं शेरपा। उस शेरपा टर्म नेपाल से निकल के आई है। तो एक तरह से ये गाइड, इसकी जो सिंपल टर्म में बात करें, शेरपा का मतलब गाइड होता है, यानी कि मार्गदर्शक। नेक्स्ट टॉपिक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये समझ लो एक ये मीटिंग होती है, जॉइंटली मीटिंग होती है मैरीटाइम सेफ्टी के लिए, टेररिज्म के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह को रोकने के लिए। अभी ये 6वीं मीटिंग हुई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। 6 डेप्यूटी नेशनल एडवाइज़र की मीटिंग हुई है, यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो कंट्री मेंबर हैं उनके 6वीं मीटिंग हुई है। इसमें कौन कौन है मेंबर, इसमें है मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, इन्होंने और इंडिया, ये 4 कंट्री हैं, इन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इनके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं। ये तो फुल मेंबर हैं, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका। बांग्लादेश और सिसली ये ऑब्जर्वर मेंबर हैं, यानी कि ये जैसे मान लो इस मीटिंग में कुछ वोटिंग हो रही है, मतलब ये कॉन्क्लेव हो रही है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और इसमें कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन तो लेंगे 4 कंट्री, लेकिन ये आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, बांग्लादेश और सिसली, क्योंकि ये ऑब्जर्वर मेंबर हैं, फुल मेंबर नहीं है। अगर इनको फुल मेंबरशिप दे दी जाती है तो ये फिर फुल मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी फुल मेंबर है इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका। ये सारे कंट्री आप जानते हो, ये इंडिया अपना, मालदीव, श्रीलंका ये कंट्री, और ये सिसली है यहाँ पे। बांग्लादेश आप जानते हो, ये बांग्लादेश है। तो ये है बांग्लादेश और सिसली ऑब्जर्वर मेंबर, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका और मॉरिशस, ये मॉरिशस यहीं पे, ये यहाँ पे देख सकते हो आप,
ये मॉरिशस, ये 4 मेंबर हैं इसके फुल टाइम मेंबर। तो इन्होंने देखो 5 ब्रॉड एरियाज पे यहाँ पे कॉपरेशन की, सहयोग किया कि रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए ये मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी पे चर्चा की। मैरीटाइम का मतलब है ओशन में सेफ्टी सिक्योरिटी, आसानी से व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके पानी के जहाज़ के जरिए, शिप के जरिए, ओशंस के थ्रू। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे कॉपरेशन की, आतंकवाद को रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग से कॉम्बैट करने के लिए, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो अपराध होते हैं, ट्रैफिकिंग होती है अवैध तरीके से, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग या ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, इसको रोकने के लिए। साइबर सिक्योरिटी पे यहाँ पे चर्चा हुई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कॉपरेशन हुई। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवता के आधार पे सहायता करना एक दूसरी कंट्री का, डिजास्टर रिलीफ के लिए, आपदा संकट आ जाए तो उस समय पे एक दूसरे देश की सहायता करना, इस पे भी यहाँ पे कॉपरेशन हुआ। तो ये कौन कौन से एरिया, बस एरिया आपको याद रखना है, और कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव है इसके मेंबर कौन कौन है इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मानसून गेटिंग हॉटर देन समर। एक अभी रिसेंटली ये स्टडी की गई यहाँ पे, इस स्टडी में ये देखा गया एनालिसिस में कि मानसून में जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उससे ज़्यादा कहीं, यानी कि जितना टेम्परेचर समर में बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा मानसून में बढ़ रहा है। और मानसून हमारे इंडिया में कौन सा होता है, कौन सा सीजन होता है, जून से लेके सितंबर, ये जून से लेके सितंबर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के लिए जीएस पेपर 3। ये मानसून में देखो यूजुअली क्या है, मानसून जब आता है तो जो टेम्परेचर होता है समर का, गर्मी का, उस टेम्परेचर से राहत मिलती है। लेकिन इस स्टडी में ये देखा गया एनालिसिस में कि मानसून में टेम्परेचर गर्मी की अपेक्षा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये एनालिसिस किसने किया है स्टडी, ये क्या है सीएससी ने, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ये देखो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1980s के अराउंड बनाया गया था। अनिल अग्रवाल नाम के आदमी ने, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये समझ लो जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था काम करती हैं, इसी तरह से ये काम करती है। इन्वायरमेंटल ग्रुप है, एक पर्यावरण समूह है जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह करता रहता है। तो इसी ने बताया कि मानसून में जो मानसून सीजन है जून से सितंबर, उसका एवरेज टेम्परेचर इंडिया में बढ़ा है और समर का टेम्परेचर कम बढ़ा है। जैसे इसमें कहा कि इंडिया के लेवल पर देखें तो टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है समर से ज़्यादा। जितना समर में इंक्रीज हुआ है ना, मार्च से मई तक समर रहती है यानी कि गर्मी का महीना, गर्मी में जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एवरेज टेम्परेचर 1951 से लेकर 1980 तक, उससे कहीं ज़्यादा मानसून में बढ़ा है। और पिछले पास्ट डिकेड में देखें, एक डिकेड में 10 साल होता है, पिछले 10 सालों में 2012 से लेकर 2021 तक देखें तो ये लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है। जैसे इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है ओवरऑल, ये 1901 से लेकर 2020 तक 0.62 बढ़ा है। इंडिया का एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, औसत तापमान। ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर काम करता है, इस डिपार्टमेंट ने बताया है, इसके रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया का औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है 1901 से लेकर 2020 के बीच में। लेकिन ये सीएससी ने कहा है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने, इसने कहा है देखो मानसून में इतना जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ा है जितना गर्मी में भी नहीं बढ़ा है, और पोस्ट मानसून में भी अक्टूबर दिसंबर में भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि गर्मी के टाइम में जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, वो देखो गर्मी में समर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एवरेज ओनली 0.49 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लो एवरेज टेम्परेचर पहले 15 डिग्री सेल्सियस था गर्मियों में मान लो इंडिया का, लेकिन अब मान लो 15.49 डिग्री हो गया, इतना एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर मानसून की बात करें, मानसून में 0.79 डिग्री इंक्रीज हो गया है। और सर्दियों की बात करें अक्टूबर से दिसंबर की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 0.58 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर मानसून सीजन का हुआ है, उसके बाद विंटर सीजन का, फिर समर सीजन का, गर्मियों के सीजन का इंक्रीज हुआ है। 2015 से 2020 में इस इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हीट वेव ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। हीट वेव, गर्म हवाएं जो चलती हैं जिन्हें लू बोलते हैं हमारे इंडिया में, उसकी वजह से होने वाली जो डेथ है, मृत्यु, हीट वेव की वजह से वो इंक्रीज हुई हैं। 2015 से 2020 के बीच में 2137 लोगों की डेथ हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये इस एरियाज़ में
लेकिन 2444 डेथ हुई हैं आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में। और आंध्र प्रदेश में इस 2444 डेथ में से लगभग आधी से ज़्यादा डेथ, लगभग अराउंड हाफ डेथ जो हुई हैं वो केवल आंध्र प्रदेश में हुई है हीट वेव की वजह से। और हीट वेव किससे आई है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया अभी इलेक्ट किए गए हैं जो यूनेस्को की कमेटी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी, इसका मेंबर बना है, अभी इलेक्ट किया गया है इंडिया को। ये यूनेस्को की 2003 की कन्वेंशन हुई थी, उसके थ्रू बनाई गई थी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब इंडिया इसमें 4 साल तक मेंबर रहेंगे, 2022 से लेकर 2026 तक इलेक्ट किए गए इंडिया को। ये जो यूनेस्को, इसके बारे में आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनेस्को। एजुकेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट, कल्चरल जो मान लो कोई कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए काम करती है यूनेस्को। सांस्कृतिक या ट्रेडिशन वगैरह को कंजर्व करने के लिए काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया देखो इसका मेंबर रहेंगे इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का 2022 से 26 तक। लेकिन इससे पहले 2 बार और इलेक्ट हो चुके हैं इसके मेंबर इंडिया। 2006 से लेकर 2010 तक इंडिया मेंबर रहा था, 2014 से 2018 तक दूसरी बार मेंबर रहा था, और अब तीसरी बार बना है इसका मेंबर। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का 2022 से 2026 तक रहेगा। यूनेस्को की ऐसी 2 कमेटियाँ, एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी और एक है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसका भी इंडिया अभी मेंबर है, 2021 से 2025 तक इसका मेंबर रहेगा और इसका भी अभी मेंबर रहेगा। देखो यूनेस्को के हिसाब से जो कोर फंक्शन होता है, ये इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका मेन मकसद है जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं जो इंटेंजिबल हैं। इंटेंजिबल और टेंजिबल 2 तरह की होती हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू के नहीं देख सकते, जैसे कोई ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, ये हो गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज जो टेंजिबल में आती है वो हो गई, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई जैसे ताजमहल, ये हो गया टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करती है और प्रमोट करती है कि उसकी सेफ गार्डिंग की जा सके, ये काम होता है इसका। जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है ये 2003 की कन्वेंशन के थ्रू बनाई गई थी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी, और इसमें 24 मेंबर होते हैं, जनरल असेंबली में इलेक्ट किए जाते हैं ये। और 24 मेंबर्स में से अभी एक इंडिया भी मेंबर बना है, इसका 4 साल के लिए रहेगा 2022 से 2026 तक। जो भी इसका मेंबर बनता है वो 4 साल तक मेंबर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेरेको। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये क्या चीज़ है बस इतना जानना आपको। ये देखो एक आंधी है, जैसे आंधी आती है, हवा चलती है बहुत तेज, ये बस आंधी है, ये समझ लो। इसे विंड स्टॉर्म भी बोल सकते हो आप, विंड स्टॉर्म। इसमें देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी आ जाता है, यानी कि बारिश वगैरह आ जाती है, बिजली कड़कती है आसमान में और रेनफॉल हो सकती है, बारिश हो सकती है। इसमें जो विंड गस्ट है यानी कि हवा की जो स्पीड होती है वो एटलीस्ट कम से कम 93 किलोमीटर पर आवर होती है। जो ये स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म का मतलब हवा यहाँ से चली है, उड़ के यहाँ तक चली गई। और टॉर्नेडो जो होता है, टॉर्नेडो ये समझ लो एक तरह से साइक्लोन की तरह, चक्रवात की तरह, उसमें घूम घूम के ऐसे कुछ चलता है हवा, आपने देखा ही होगा। इसमें ऐसा रोटेशनल बेस्ड हवा नहीं चलती है, इसमें स्ट्रेट चलती है सीधा। तो ये फ़र्क होता है टॉर्नेडो और इस जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जो विंड स्टॉर्म है डेरेको के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैकआउट चैलेंज। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्म है जो रिसेंटली न्यूज में। ये टर्म है क्या बस इतना जानना आपको। न्यूज में इसलिए है, अमेरिका में देखो टिकटॉक पे एक कोर्ट में केस चला दिया, ब्लैकआउट चैलेंज टिकटॉक के ऊपर चल रहा है। टिकटॉक तो आप जानते हो सभी, हमारे इंडिया में भी पहले चलता था, बैन करते हैं इंडिया ने, चाइना की एक ऐप है टिकटॉक पे ये वीडियो बनाया करते थे लोग। तो ये टिकटॉक है जो, इस टिकटॉक पे चैलेंज चल रहा है कि लोगों को एनकरेज किया जाता है, लोगों को उत्साहित किया जाता है कि वो अपनी सांस कितने देर तक रोक सकते हैं, और सांस तब तक रोकें जब तक वो अनकॉन्शियस ना हो जाएं, यानी कि जब तक वो ऐसी हालत में ना हो जाएं कि जब तक बेहोश होने की हालत में, तब तक उन्हें सांस रोकना है। तो ये है ब्लैकआउट चैलेंज। और जब सांस रोकते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है। तो ऐसे यंग चिल्ड्रन की, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है इस ब्लैकआउट चैलेंज से। तो ये टिकटॉक पे चल रहा है, तो आप कभी मत इसे करके देखना कि आप सांस रोक के देखो कब तक रोक सकते हो। तो इसमें आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस चैलेंज जो चल रहा है ब्लैकआउट चैलेंज, इसकी वजह से टिकटॉक पे केस चला दिया यूएस में, अमेरिका में कोर्ट में केस चल रहा है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन वत्सल्य। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये जो मिशन है इसकी अभी गाइडलाइंस रिलीज की हैं गवर्नमेंट ने, इसलिए न्यूज में आया है। मिशन वात्सल्य पोषण 2.0 मिशन शक्ति के साथ ही ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मेन मकसद है जो चाइल्ड है, हर एक बच्चा हेल्दी स्वस्थ रहे और खुश रहे, उसका बचपन खुशी से और स्वस्थ तरीके से गुजरे। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज पे ये काम करती है। मेनली देखो इसका जो नाम था शुरू में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इसका नाम हुआ करता था। ये स्कीम है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, इसी का ही नाम चेंज करके रख दिया था मिशन वात्सल्य। इसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या टारगेट हैं इस मिशन वात्सल्य के। पहला टारगेट तो यही है कि हर एक बच्चा इंडिया में हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, उसका बचपन खुशी से और स्वस्थता से बीते। नेक्स्ट काम यह है कि बच्चे के विकास के लिए एक सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए, बनाया जाए। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, इसके थ्रू जो इसमें मैंडेट दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें ताकि हर एक बच्चे की सहायता की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है खार्ची फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम के साथ साथ जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। खार्ची जो पूजा होती है या खार्ची फेस्टिवल कहाँ होता है इतना याद रखना है, कौन से धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं इतना याद रखना है। ये हिंदू फेस्टिवल है खार्ची पूजा या खार्ची फेस्टिवल, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 भगवान हैं, 14 गॉड, जिनका पूजा की जाती है, जिनकी वर्शिप की जाती है इस फेस्टिवल में। इन 14 गॉड की वजह से त्रिपुरी पीपल की एक डायनेस्टी बनी थी और ये डेटी की डायनेस्टी बनी थी, देवताओं का वंश बना था। ये एक टेम्पल है जहाँ पे 14 भगवानों की मूर्ति रखी हुई है और 14 भगवानों की मूर्ति की पूजा की जाती है इस खार्ची फेस्टिवल में। ये जो खार्ची नाम है, ये खार्ची का मतलब होता है, खार का मतलब होता है सिन, सिन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है पाप, जैसे लोग पाप करते हैं। ची का मतलब होता है क्लीनिंग, मतलब साफ करना, तो खार्ची का मतलब हो गया क्लीनिंग ऑफ सिन, यानी कि पापों को साफ करना, पापों की धुलाई, इसका मतलब होता है खार्ची। यानी कि खार्ची फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, लोग पूजा करते हैं इसलिए ताकि जो उन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं वो धुल जाएं। खैर लोग पाप करते क्यों हैं, जो उन्हें पूजा करनी पड़े, है कि नहीं, चलो छोड़ो। खैर 14 गॉड का टेम्पल है जो ये किसने बनवाया था, ये महाराजा कृष्ण माणिक्य ने बनवाया था। और ये जो खार्ची फेस्टिवल है, खार्ची पूजा 1760 से ये सेलिब्रेट की जा रही है, वर्शिप की जा रही है और तब से ये मनाई जा रही है त्रिपुरा में। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन होल ओवर ट्रॉपिक्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन होल क्या होता है, ट्रॉपिक्स क्या होता है, ये आप जानते हो। ये हमारी अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री है और यहाँ से नॉर्थ और साउथ में, इधर नॉर्थ उत्तर में और इधर साउथ दक्षिण में 23.5 23.5 डिग्री हम जाएंगे नॉर्थ में और 23.5 डिग्री जाएंगे साउथ में। तो ये वाला रीजन है जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये है ट्रॉपिक्स वाला रीजन। और ये 90 डिग्री पे ये है पोलर और ये है 35 डिग्री तक, 23.5 से 35 तक ये है सब ट्रॉपिकल, 35 से 60 तक टेम्परेट रीजन और 60 से 90, ये 90 पे हो गया पोलर रीजन। और पोलर के बाद सब पोलर भी आ जाता है, आपको पता ही होगा। हम यहाँ पे जान रहे हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक 23.5 डिग्री के बीच में, नॉर्थ साउथ के बीच में ये वाला एरिया होता है ट्रॉपिक। तो ये ट्रॉपिक है, जो ट्रॉपिक पे ऐसा देखा गया स्टडी में कि ओजोन होल हो रहा है। ओजोन होल का क्या मतलब होता है, ओजोन होल का मतलब है ओजोन एक गैस है, ओजोन एक गैस है जो रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। देखो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। लगभग 640 किलोमीटर तक जोग्राफर ने एटमॉस्फेयर माना हुआ है, जो जोग्राफी के भूगोल के वैज्ञानिक है उन्होंने 640 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर माना गया है। और अर्थ से चारों साइड में हम ऊपर जाएंगे तो पहली लेयर लगभग ये मान लो 18 किलोमीटर तक या 15 किलोमीटर तक है, जो 15 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर आपने पढ़ाई होगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। तो ट्रोपोस्फेयर है कितने ऊंचाई तक, अर्थ से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक चारों ओर। इसके बाद फिर आती है एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर,
ये आती है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक, फिर ये आती है 50 से 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, फिर 90 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर तक आता है एक्जोस्फेयर, जिसे थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं एक्जोस्फेयर को, और इसी का पार्ट आयनोस्फेयर भी होता है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर या एक्जोस्फेयर। हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की। ओजोन गैस है जो ओजोन गैस है एक, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, O3 लिखते हैं इसको, ओजोन गैस को। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो दूसरी लेयर है, यानी कि 15 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई पर अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर ने घेरा हुआ है हमारी अर्थ को। जैसे ये अर्थ है, अर्थ से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे चारों ओर एक लेयर बनी हुई है ओजोन गैस की। ये ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन से, सूरज से जो आ रही होती हैं हार्मफुल रेज, हानिकारक किरणें आ रही होती हैं, उनसे हमें ओजोन लेयर बचाती है। और ओजोन होल का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ओजोन अच्छी खासी मात्रा में है, यहाँ पे ओजोन की कमी होगी, इससे यहाँ पे जितना ओजोन है यहाँ से 25% कम हो गया या कुछ परसेंट कम हो गया, तो हम बोल देते हैं कि ओजोन होल हो रहा है। यानी कि ओजोन गैस की कमी, ओजोन गैस कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, तो इसी को बोलते हैं ओजोन होल हो गया। तो ओजोन होल अब तक देखा गया था कि ओजोन होल पोलर एरियाज में होता था, अर्थ के पोलर एरियाज में, जैसे नॉर्दर्न पोल है यहाँ पे 90 डिग्री पे, सदर्न पोल है, इन एरियाज में होता था। और यहाँ पे ठंडा इलाका है, यहाँ पे ठंड रहती है, टेम्परेचर कम रहता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा देखा गया इस स्टडी में कि ओजोन होल ट्रॉपिक्स के ऊपर भी हो रहा है, ऐसा साइंटिस्ट ने ये अभी रिसर्च में पाया, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ओजोन होल का मतलब हो गया जहाँ पे अनडिस्टर्ब एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ओजोन अच्छी खासी है, उससे अगर दूसरे एरियाज में 25% कम हो जाए ओजोन, तो ओजोन होल कहते हैं उसे। ओजोन 3 एटम है ऑक्सीजन के, उसे बोलते हैं ओजोन। 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। और देखो ये हाईली रिएक्टिव गैस होती है। ये क्या है, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ जैसे मिल जाए इसे क्लोरीन फ्लोरीन, तो ये टूट जाता है ओजोन, इसका O2 अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, इसका एटम टूट जाता है। और ये O3 का एटम टूटना ही, O2 अलग हो जाए, O अलग हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कि ऑक्सीजन, ये ओजोन कम हो जाएगी फिर, क्योंकि ओजोन तो उसी को बोलेंगे ना जो O3 होगा। लेकिन जब इसका एटम टूट गया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली इसने या फ्लोरीन के साथ कर ली, तो इसकी वजह से क्या है, ओजोन होल हो जाता है, ओजोन की गैस कम हो जाती है एटमॉस्फेयर से। और ये क्लोरीन फ्लोरीन कहाँ से जाती हैं, क्लोरीन फ्लोरीन जाती हैं या तो मैन मेड या फिर नेचुरल। मैन मेड मतलब जैसे हम बहुत सारी गैस यूज करते हैं, जैसे एसी वगैरह घरों में एयर कंडीशन यूज करते हैं, उनमें जो गैस होती है वहाँ से क्लोरीन फ्लोरीन निकलते हैं, या फ्रिज में जो गैस यूज करते हैं उनसे निकलती है। ऐसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये क्या है एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, जिसकी वजह से ओजोन गैस डिप्लीट हो जाती है। या हेलोन्स हैं, या हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन है, HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैस हैं जो, ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस हैं, ये ओजोन को डिप्लीट कर देती हैं। अच्छा, ओजोन गैस जो कम ना हो एटमॉस्फेयर में, उसका क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि देखो ओजोन जो डिप्लीट होती है इन गैस की वजह से होती है, और इन गैस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं उसका एक कारण है मानव भी, AC वगैरह यूज करता है या फ्रिज वगैरह यूज करता है, तो उनमें अगर हम इन गैसों का यूज करना बंद कर दें तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी तो ओजोन से रिएक्ट नहीं करेंगी, तो ये ओजोन डिप्लीट नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन गैसों को ही ख़त्म कर दो यूज करना। तो इसके लिए बहुत सारी कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पे। ये मीटिंग हुई जैसे वियना कन्वेंशन, ये 1985 में हुई। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ऐसा भी UPSC पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में, तो याद रखना है ओजोन गैस के डिप्लीशन को कम करने के लिए आई थी वियना कन्वेंशन 1985 में। और 1987 में ये इम्प्लीमेंट की गई थी, जब 20 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया था, यानी कि साइन कर दिए थे इस कन्वेंशन पे, इस ट्रीटी पे, इस जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। ये फर्स्ट एग्रीमेंट था जो ओजोन को प्रोटेक्शन करने के लिए लाया गया था, पहला एग्रीमेंट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा आया मॉन्ट्रियल। देखो वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया कहाँ पे, यूरोप में एक देश है, यूरोप में यहाँ पे एक देश है ऑस्ट्रिया, तो उसकी कैपिटल है वियना, यहाँ पे मीटिंग हुई इसलिए इसका नाम रख दिया वियना कन्वेंशन। फिर हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक देश, कनाडा एक देश है, कनाडा में एक सिटी है, यहाँ पे कनाडा में एक सिटी है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे मीटिंग हुई तो इसका नाम रख दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस एग्रीमेंट में देखा गया
कि ओजोन फिर भी बढ़ रही है, तो ये 1987 में आई, साइन की गई ट्रीटी, और 1989 में लागू हो गई इम्प्लीमेंट, जब 20 कंट्रीज़ में इसमें साइन कर दिया और रेटिफाई कर दिया तो लागू हो गई है 1989 में। और अब तक की पूरे ग्लोब में सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी इन्वायरमेंट पर्पज से, पर्यावरण के लिए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है जो सबसे सक्सेसफुल रही है, सबसे ज़्यादा ये सफलता हासिल जिसने किया वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसने भी ओजोन लेयर डिप्लीट होने वाले जो सब्सटेंस है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले, कम करने वाले जो सब्सटेंस पदार्थ हैं, जैसे गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको डिक्रीज करना था ताकि ओजोन होल को बचाया जा सके, ओजोन को दोबारा से रिकवर किया जा सके। फिर देखो एक किगाली एग्रीमेंट हुआ 2016 में। किगाली देखो एक रवांडा नाम की कंट्री है अफ्रीका में, रवांडा करके कंट्री होगी यहाँ पे कहीं, ये देखो युगांडा है यहाँ पे, और यहीं पे एक कंट्री है रवांडा छोटी सी, ये नाम दिखा है रवांडा। यहाँ पे एक शहर है किगाली। ये किगाली में एक एग्रीमेंट हुआ, और किगाली में जब ये 2016 में हुआ, देखो पहले क्या है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड नहीं थी गैस, इसको नहीं घटाना था। लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, एक ओजोन डिप्लीटिंग गैस नहीं है, इसकी वजह से ओजोन घटता नहीं है इन्वायरमेंट में, लेकिन फिर भी ये ऐड की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किगाली एग्रीमेंट जब हुआ, किगाली में मीटिंग हुई, तो यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डाल दिया कि इसको भी डिप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये एटमॉस्फेयर में जब आती है तो ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो अंटार्कटिका में या आर्कटिका रीजन में, जो अंटार्कटिका रीजन है और आर्कटिक रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्लाउड जमे होते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ के क्लाउड पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जब क्लाउड मेल्ट हो जाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी देखो बहुत सारी गैस क्लाउड में बंधी हुई होती हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्लाउड क्या है, इन्हें अपने अंदर संजो के रखता है। जब क्लाउड यहाँ से पिघल जाएगा टेम्परेचर की वजह से, तो फिर क्लोरीन बाहर आ जाएगा, फिर वो ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर ओजोन गैस घट जाएगी। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसलिए इसको भी रखा गया, किगाली एग्रीमेंट में अमेंडमेंट कर दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। 1987 की जो प्रोटोकॉल थी, अमेंडमेंट करके इसमें ये रखा, 197 कंट्री एक साथ आई, जिसमें इंडिया, चाइना, USA भी थी। और इंडिया, चाइना, ये इंडिया वगैरह देखो इन तीनों का मेंबर है इंडिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी, वियना का भी और किगाली का भी, सब में साइन किया हुआ है इंडिया ने। इंडिया चाहता है कि ओजोन डिप्लीट ना हो, क्योंकि सबके लिए नुकसान है। और इसमें अमेंडमेंट किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसको 2045 आते आते 85% तक रिड्यूस किया जाए इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, ऐसा इसमें टारगेट रखा गया। अच्छा देखो एक बात और जानो, जो ओजोन है, अगर ये रहे ओजोन, ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहे, दूसरी लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर की, तो इसमें तो ये हमारे लिए अच्छा काम करती है। सन से आ रही हार्मफुल रेज हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अगर डायरेक्टली ये ओजोन होल हो जाए और सन डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़े, हमारी स्किन बर्न हो सकता है, स्किन जल सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आई जो है, आई की जो हमारी पावर है विजन, वो कमज़ोर हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है पर्सन। तो इतनी सारी बीमारी हो सकती हैं इसकी वजह से। अच्छा ये अगर स्ट्रेटोस्फेयर में रहे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है ओजोन। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर के बजाय ये ट्रोपोस्फेयर में रहे, स्ट्रेटोस्फेयर में ना रहे तो ट्रोपोस्फेयर में रहे, जो हमारी अर्थ के चारों ओर 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, ये ट्रोपोस्फेयर है, पहली लेयर, पहली परत है जो वातावरण की, एटमॉस्फेयर की, अगर उसमें रहे 15 किलोमीटर के दायरे तक, तो ये देखो इसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस का काम करता है ये फिर ओजोन, क्योंकि ये फिर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि सोखती है, अपने पास रख लेती है टेम्परेचर को, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर रहे ट्रोपोस्फेयर में तो हानिकारक है हमारे लिए, और अगर रहे स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों काम करती है ये। नेक्स्ट टॉपिक है सोफी 2022, एक रिपोर्ट है ये जो प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, किसी में भी पूछी जा सकती है। क्योंकि देखो आपने देखा ही होगा UPSC के सिलेबस में GS पेपर 1, 2, 3 में बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक है जो तीनों में पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी जाते हैं हर साल मेंस में। तो ये सोफी रिपोर्ट है, एक तो कौन जारी करता है ये याद रखना है। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके इसको जारी करते हैं। 2022 की रिलीज़ की गई। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो इस रिपोर्ट में क्या आया है हम वो जानते हैं। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसका डेटा। ग्लोबल लेवल पे इसने ये बताया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कि जो हंगर है वो इंक्रीज हो रही है। हंगर मतलब भूखमरी, भूखमरी इंक्रीज हो रही है। और हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हो क्या है, 2015 में अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने। ऐसे 17 गोल हैं, 17 गोल के ही पार्ट हैं। जैसे 1 गोल का पार्ट है 1.1, 1.2 ऐसे करके, 2 गोल का 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके टोटल 169 टारगेट और 17 गोल हैं। ये हासिल करने 2030 तक सारी कंट्रीज़ को। इंडिया भी इसका पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन को 2030 तक हासिल करनी है। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो है नो हंगर, पहला कि भुखमरी को हटाना है। तो ये हंगर इंक्रीज हो रही है जबकि हमें ये घटानी है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला। लगभग 88% 2030 तक हंगर 8% हो जाएगी, ये ऐसा कहा है इस रिपोर्ट में। और जो जेंडर गैप है वो इंक्रीज हुआ है फूड इनसिक्योरिटी में। जो खाद्य असुरक्षा है यानी कि लोगों को खाने की कमी है, वो उसमें जेंडर गैप देखा गया। जेंडर गैप का मतलब ये है महिलाओं में फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, 31.9% इंक्रीज हुई है 2021 में। और मैन में 27.6% इंक्रीज हुई है बस। यानी कि ऐसे लोग हैं 27.6% ऐसे आदमी हैं जो फूड इनसिक्योरिटी से, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है। और महिला 31.9% है। इसमें मेजर रीज़न क्या बताया फूड इनसिक्योरिटी का? मेजर रीज़न ये बताया है इसका कारण कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद होते रहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं ये कंट्री के अंदर और एक दूसरी कंट्री के बीच में। जैसे यूक्रेन वार हो रहा है अभी, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, क्लाइमेट एक्सट्रीमीज आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। कहीं पे फूड नहीं उगता, कहीं क्योंकि कहीं पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है। दोनों ही कंडीशन फूड कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। डिजास्टर आ जाता है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे साइक्लोन आ गया, उसकी वजह से भी फसलों को नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी होती है। इनइक्वालिटी असमानता बढ़ रही है, तो ये कारण है। और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की रिकवरी स्लो हो रही है पेंडेमिक के बाद, तो ये कारण है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इंडिया के लेवल पे देखें हम, तो वो क्या कारण है? इंडिया लेवल पे देखा गया, इंडिया में हाई अंडर नूरिशमेंट है, यानी कि कुपोषणता है लगभग 16% पीपल में। और वेस्टिंग के शिकार हैं 17%। वेस्टिंग का मतलब होता है कि क्या है, हाइट, ये बंदे की जितना हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है बॉडी में। स्टंटिंग हो गई है 31% बच्चों में। स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की एज तो बढ़ गई लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी, यानी कि वो बौना रह गया, ठिकना रह गया। और लो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जिसकी वजह से बच्चे में कुपोषणता हो जाती है, वेस्टिंग और स्टंटिंग के शिकार हो जाते हैं। ऐसे जो लो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ओनली 58% हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन देख क्या दिए इस रिपोर्ट में, क्या किया जाए इनसे निपटने के लिए, फूड इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए, फूड न्यूट्रिशन के लिए? पहला है कि न्यूट्रिशस फूड पे फोकस किया जाए, जो पोषक तत्व मिल सकें ऐसे भोजन पे फोकस किया जाना चाहिए मेनली। और न्यूट्रिशियस फूड को टारगेट करना चाहिए। एग्रीकल्चर सपोर्ट ऐसी करनी चाहिए जिससे क्या है कि जो ह्यूमन नीड है, जितनी ह्यूमन को न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, तो वो कम कॉस्टली हो। गवर्नमेंट को ये प्रयास करने चाहिए कि जो पोषक तत्व से भरा भोजन है वो सस्ता मिले, ताकि हर किसी लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो सके और इक्विटेबली सबके लिए उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करना। जो क्या है, व्यापार को रोकने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट क्या है टैक्स वगैरह लगाती हैं फूड वगैरह, जिससे महंगा हो जाता है। तो ऐसे ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए फ्रूट, वेजिटेबल या पल्सेस पे। और आपस में गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ को इंगेजमेंट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि एग्री फूड सिस्टम में जितने भी अनइक्वल पावर हैं या जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके और फूड सिक्योरिटी लाई जा सके, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सॉफी रिपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म है। 2022 की अभी रिपोर्ट जारी की है। ये डेटा आप याद रख सकते हैं जो इंडिया के बारे में बताया है। अंडर नूरिशमेंट 16%, वेस्टिंग 17%, स्टंटिंग 31% और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस 58% तक हो रही हैं। ये बहुत ही लो है, ज़्यादा होनी चाहिए इससे ज़्यादा। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को जन्म के बाद, केवल 58% पिला रही हैं, बाकी के नहीं पिला रही हैं। तो ये देखा गया। तो ये डेटा आपको याद रखना है इसमें, वर्ल्ड लेवल का भी। यही टॉपिक थे आज के।